जब भी हिंदी की महत्वपूर्ण और चर्चित कहानियों की चर्चा की जाती है तो 1915 में प्रकाशित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का नाम जरूर लिया जाता है। आज मैं आपको यही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में प्रेम की जो सर्वोच्च अवस्था हो सकती है और एक प्रेमी का हृदय कितना विशाल हो सकता है, इसे दिखाने की कोशिश की गई है। आपसे आग्रह है कि इस कहानी को ध्यान से सुने, क्योंकि शुरू में पाठक या श्रोता कहानी के प्रारंभिक अंश से दूसरे अंश का संबंध जोड़ने में असफल रह जाते हैं, लेकिन इस कहानी के अंत में पहुंचकर आप पाते हैं कि इस कहानी की हर एक घटना एक दूसरे से कितनी बारीकी से जुड़ी हुई है। और हाँ, इस कहानी में कुछ ऐसे पंजाबी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है जो हो सकता है कि आपके लिए नए हों, तो उनका अर्थ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है ताकि आपको कहानी समझने में कोई असुविधा न हो। तो चलिए अब सुनते हैं इस कहानी को। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान की कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगवाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ पर चाबुक धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं और कभी राह चलते पैदलों की आंखें न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीरकर अपनी को ही सताया हुआ बताते हैं और कभी संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो माई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफेद फेटों, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब सुने बिना किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि इनकी जीभ चलती नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो इनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, हट जा लंबी उम्रा वालिए। समष्टि में इनके अर्थ ये हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बंबू काट वालों के बीच होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उनके बालों और ढीले सुथनों से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और वह रसोई के लिए बड़ियां। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों को बिना गिने हटता ही न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी अपने मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निबटा और इनको सौदे देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत्त कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही चलता रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत्त मिला। एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के के संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई एक वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन भर खंदकों में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गईं। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल जाती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े,
नगर कोट का जलजला सुना था? यहाँ तो दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक की गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह, और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में बीत गए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे उसी फिरंगी मैम के बाग में, मखमल की सी हरी घास पर। वहां फल और दूध की वर्षा होती है। लाह कहते हैं पर दम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा भी रखता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला न मार कर लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते हैं तो मुंह फाड़ देते हैं और पैरों पर पड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन के गोले फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन न छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हाजरा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई के दोनों तरफ तो चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्मी उठ, सिगड़ी में कोयले डाल दे। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदलवा दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी से गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दे दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में न मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुम्मा जमीन यहीं मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। अच्छा, बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं हूं। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरव्वे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्डे के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मन और तुरक। हाँ भाइयों, कैसे? सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज करते रहे हों। दोपहर हो गई। अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के टीनों पर अपने कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरानकोट ओढ़कर सोया हुआ है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा है। एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर है। बोधा सिंह कर रहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरे से उसका मुंह लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी नहीं लगती, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से मेमे बुनकर भेजा करती हैं, गुरु उनका भला करें। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूं कहकर ना ही करते बोधा को जबरदस्ती अपना जर्सी पहना दिया और खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर आप पहरे पर खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता। इतने में खाई के मुंह से आवाज हुई, सूबेदार हाजा सिंह। कौन? पलटन साहब।
हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने पर एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लेकर उनमें जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहां रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। पलटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते हुए उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। पलटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहां उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे हुए छोटे बाल कहां से आ गए? शायद शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। पलटन साहब 5 वर्ष से उसी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है परसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे? हाँ हाँ, वहीं जब आप खेते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए रुक गया था। बेशक, फाजी कहीं का। सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा आता है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगवाएंगे। हाँ, वह मैंने विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो जरूर होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूं साहब, दिया सलाई तो ले आऊं, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा। उसने झटपट निश्चय कर दिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से जा टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई और पलटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? पलटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह न देखा। मैंने देखा और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा हुआ है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चलो जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता भी न खड़के, और देर मत करना। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा ऑफिसर है उसका हुक्म है। मैं पलटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चलो जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि पलटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रख दिया। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाले थे, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर गई। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन में मारा और साहब आंख मीन गोट्टा कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिवाया।
जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हटकर बोला, क्यों पलटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि गजाधरी के जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सिंह होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और पलटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहां से सीखाए? हमारे पलटन साहब बिना डैम के 5 लफ्ज भी न बोल सकते थे। लहना ने पतलून के जेब की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस पलटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों के बच्चे होने की ताबीज बांटता और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा छिपाकर हुक्का पीता रहता और कहता कि जर्मनी वाले बड़े पंडित होते हैं, वेद पुराण पढ़कर उसमें विमान उड़ाने की विद्या सीख गए हैं, गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने में रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी और गांव से बाहर निकालकर कहा कि जो मेरे गांव में पैर रखा तो। तभी साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहना की जांग में एक गोली जा लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन की 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाक सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक खड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और औरों से सब हाल कह सुनाया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों ओर पट्टियां बांध दी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8 और वे 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसते आ रहे थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाहे गुरु दी फतेह, वाहे गुरु दा खालसा। धड़ाधड़ बंदूकों की फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगी। ऐन मौके पर जर्मन चक्की की 2 पाटों के बीच आ गए। पीछे से सूबेदार हाजरा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने से लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी अपने संगीन पिरोने शुरू कर दिए। एक किलकारी और, अकाली सिख आदि फौज आई, वाहे गुरु दी फतेह, वाहे गुरु दा खालसा, सत श्री अकाल। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे से एक गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी कि वाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांसीसी भूमि मेरे बूटों में चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी और खाई वालों ने सुन ली। उन्होंने टेलीफोन कर दिया। वहां से झटपट 2 डॉक्टर बीमार ढोने वाली गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह के जांग की पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा सा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर से बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना सिंह को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देखकर लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारिन जी की सौगंध जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं, अभी खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया,
भला आप भी लेट जाओ। सुनिए तो, सूबेदारी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थीं। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना कि उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिलती है। जब वह पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह, पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान भी उसे न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी के लिए वह अपने घर आया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हाजा सिंह की चिट्ठी कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का घर रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उससे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना, सूबेदारनी तुमको जानती हैं, बुलाती हैं, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती हैं? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में कभी सूबेदार के घर के लोग तो नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी? लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई? धत, कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा, पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही हैं, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूं, मेरे तो भाग्य फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आय नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घघैया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे अभी 1 बरस हुआ है। इसके पीछे 4 हुए पर 1 न जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग्य, तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया। ऐसे ही इन दोनों के प्राण बचा लेना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं अपना आंचल पसारती हूं। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला दे, उसने कहा था। लहना का सिंह गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधा घंटा लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा सिंह ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम भी है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे यहाँ लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान के धावों में मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। आज की कहानी तो यहीं खत्म होती है।
यदि आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपने पूरी कहानी सुनी है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। मैंने इस चैनल पर यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल हिंदी की अन्य महत्वपूर्ण कहानियां भी सुनाई हैं। उन्हें सुनने के लिए दाईं वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और यदि आप दिनकर, निराला, महादेवी, अज्ञेय आदि महाकवियों की चुनिंदा कविताएं सुनना चाहते हैं तो बाईं वाली प्लेलिस्ट पर जाएं। और यदि आपको मेरे वीडियोस काम के लगें तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।